वह पेड़ के नीचे आराम करने की गरज से छाया में लेटा। उसे महसूस हुआ पेड़ पर कोई है। बाबा को बताना चाहा, मगर फिर इसे वहम समझकर अपना ख्याल झटक दिया। ऐसा तो नहीं था। रफी अहमद अनपढ़ था। एमकॉम कंप्लीट करके अपने वालिद का खेती में हाथ बटाने लगा। वालिद साहब इस खिदमत गुजारी से खुश तो बहुत होते, मगर रफी के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फिक्रमंद भी, क्योंकि वे खुद भी खेत खलियान में ही लगे रहे और सादा सा जीवन जीते रहे। अब रफी अहमद भी खेती बाड़ी में ही लग गया है, जबकि रफी के दोनों बड़े भाइयों ने एजुकेशन कंप्लीट की, बिजनेस सेट किया, शादी की और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। मगर रफी के कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने वालिद साहब से कहता, अब्बा जी आप मेरे लिए दुआ करते रहें, सब बेहतर होगा। वे अपने वालिद साहब की दुआओं के साए में अपने काम को अंजाम देता रहा, मगर होता वही है जो रब को मंजूर होता है। रफी अहमद के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। रफी तन्हा रह गया। अब भाइयों का रवैया भी रफी के साथ बदल गया। दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की जमीनें ले ली। वे अपने खेतों पर सर पकड़े बैठा था। अचानक उसके सामने एक शख्स जाहिर हुआ। उसे देखकर वे चौंका और घबरा गया। वे बोला, रफी डरो नहीं और ना ही परेशान होने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रफी डरते हुए बोला, तुम कौन हो? अजनबी बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ। तुम्हारे बाबा मुझे अच्छे से जानते थे, उनके मुझ पर बड़े एहसान हैं। तुम्हारे बाबा शफी अहमद साहब को तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती थी। मैंने उनसे वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर रफी को कुछ तसल्ली हुई और वे बोला, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अजनबी बोला, जो तुम कहो मैं सब कर सकता हूँ। रफी बोला, अभी तो यहाँ से चलते हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अजनबी बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसने हवा में हाथ घुमाया, अपनी जबान में कुछ बोला, इतने में दस्तरखान सज गया। ये सब देखकर रफी को बेहद हैरानी हुई। वे झट से बोला, मियाँ जादू भी जानते हो क्या? हैरानी भी क्यों न हो, दस्तरखान पर उम्दा खाना रखा हुआ था, कीमती बर्तनों में, लगता था कोई शाही दस्तरखान हो। अजनबी बोला, आप खाना खाओ। रफी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पेट भरकर खाना खाया। खाना खाकर आराम करने के लिए लेटा और सो गया। सोकर उठा तो देखता है वे अजनबी उसके पास बैठा है। रफी ने पूछा, तुम गए नहीं? अजनबी ने कहा, नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं आपका गुलाम हूँ। ये जो आपने अंगूठी पहनी हुई है, जिसके पास होती है मैं उसका गुलाम होता हूँ। पहले ये अंगूठी आपके बाबा के पास थी, मैं उनका गुलाम था। अब ये अंगूठी आपके पास है, आपका गुलाम हूँ। रफी अपने बाबा की दी हुई अंगूठी को देखता है, फिर अजनबी से सवाल करता है, तुम बड़े अजीब हो और बातें भी अलग ढंग की करते हो। अजनबी बोला, मैं जिंदाद हूँ। आपके बाबा ने अमल करके मुझ पर हुकूमत हासिल की थी और ये अंगूठी मैंने ही तुम्हारे बाबा को दी थी। जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो वे मुझको बुला लें, लेकिन उन्होंने मुझ पर हुकूमत हासिल करने के बाद भी मुझे गुलाम नहीं समझा और ना ही मुझसे गुलामों की तरह काम लिया, बल्कि अपनी जिंदगी में मुझे एक बार ही बुलाया था, ये बताने के लिए मेरी अब उम्र हो गई है, कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे बेटे रफी अहमद का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा इसके साथ रहना। रफी ने अजनबी की बातों पर एतबार किया और सोचा, अगर बाबा ने इसे मेरी हिफाजत के लिए कहा है तो ये सही होगा। कुछ कुछ रफी को अंदाजा था। बाबा अनदेखी मखलूक से बातें करते थे, रातों को मुसल्ले पर बैठकर घंटों कुछ पढ़ते रहते। इन्हीं सब बातों ने रफी को जिंजात की बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। वक्त गुजरता रहा। अब रफी को भी अजनबी यानी जिंजात के साथ रहने की आदत पड़ गई। अकेला बंदा था, शादी अभी हुई नहीं थी, दोनों बड़े भाई अलग रहते थे। अब रफी को एक दोस्त, एक हमदर्द मिल गया, जिससे वे घंटों बैठकर बातें करता। कभी दोनों गपशप करते, कभी संजीदा हो जाते। रफी ने जिंजात के साथ बहुत से खट्टे मीठे पल गुजारे। वे रफी के रोजमर्रा के काम खुद ही करता। जिंजात के लिए क्या मुश्किल था, घंटों का काम मिनटों में हो जाता। घर तो जिंजात ने संभाल लिया। अब रफी को कारोबार की फिक्र हुई। उसने जिंजात से कहा, दोस्त अपने पास इतनी जमीन तो अब रही नहीं जो उसमें फसल लगाई जाए, तुम ही बताओ क्या किया जाए, पैसा मेरे पास है नहीं। जिंजात ने एक दोस्त, एक हमदर्द की तरह उसे सुना और साथ दिया। उसने रफी को बहुत से कीमती हीरे दिए, जिनकी कीमत अरबों में थी। रफी उन हीरों को बेचकर गांव के पास ही जमीन खरीदता है और उसमें जूते बनाने की फैक्ट्री लगाता है। फैक्ट्री लगने से आसपास के गांव वालों को भी रोजगार मिलता है, जिससे अनेक घरों में भी खुशहाली आती है। रफी अहमद को इनकम के साथ साथ लोगों की दुआएं भी मिलना शुरू हो जाती हैं।
देखते ही देखते रफी का कारोबार खूब तरक्की करता है और वह अलग अलग शहरों में फैक्ट्रियां लगाता है। जिनजात इंसानी रूप में रफी के साथ साथ रहता है। रफी के भाई उसकी तरक्की देखकर हसद करते हैं और उसकी जान लेने का मंसूबा बनाते हैं। वे सोचते हैं रफी के कोई आगे पीछे है नहीं, रफी का जो भी है वो हमारा हो जाएगा। लेकिन वे ये नहीं जानते रफी की हिफाजत के लिए उसके बाबा जिनजात को मुकर्रर करके गए थे। रफी के ऊपर जिनजात ने खतरा भांप लिया और इस हमले से रफी की हिफाजत की। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने हमले हुए, मगर जिनजात ने हर हमले से रफी की हिफाजत की। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिसको ऊपर वाला बचाना चाहता है वे जिनजात जैसे जरिए पैदा करता है और उनके जरिए ऐसी ऐसी नेमतें बख्शता है जिसकी आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रफी की नेमतें भी उसकी सोच से बढ़कर थी। ऊपर वाले ने उसे बहुत कुछ बख्शा था। वह अपने रब का शुक्र अदा करते थकता न था। सोते जागते उठते बैठते शुक्रगुजार रहता और अपने दोस्त जिनजात के साथ भाइयों की तरह पेश आता। रफी की खुश अखलाक से जिनजात भी बहुत इम्प्रेस था। जिनजात रफी से कहता है आपकी जिंदगी अभी भी अधूरी है, आप अपना घर बसा लीजिए। रफी कहता है घर बसाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, कोई ऐसा जो दिल को भा जाए, जिसका साथ अच्छा लगे। मेरी नजर में तो कोई ऐसी है नहीं। जिनजात कहता है आपने अभी तक इस बारे में सोचा भी तो नहीं था, अब सोचोगे कोई न कोई मिल ही जाएगी। कभी कभी मुंह से निकली हुई बात भी दुआ बनकर फौरन अर्श पर पहुंच जाती है, और पहुंचे भी क्यों नहीं। रफी का खैर ख्वाह जिनजात इबादत में लगा रहता और अपने प्यारे दोस्त के लिए दुआएं करता। अगले दिन रफी फैक्ट्री विजिट के लिए निकला। रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आया। सड़क पर बहुत सी बकरियां जमा थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, आवाजें लगाई, कोई दिखाई न दिया। ड्राइवर मुसलसल आवाजें लगा लगा कर परेशान हो गया। बकरियों को हटाने के लिए कोई सामने न आया। रफी बोला तुम रुको, मैं देखता हूँ। जैसे ही रफी गाड़ी से नीचे उतरा, सामने से खूबसूरत लड़की आती नजर आई और आते ही बकरियों को संभालने लगी। वे देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कोई बकरियां चराने वाली है, मगर उसके रवैये से लग रहा था वे बकरियां इसी की हैं। ड्राइवर बोला ए लड़की, अपने जानवरों का ध्यान रखा करो, ये सड़क के बीच में आ गए हैं। लड़की बोली पहले तो आप ये सुने, मैं किरण जैदी हूँ, कोई बकरियां चराने वाली नहीं हूँ। मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी 24 घंटे के लिए मैं गांव में रहूंगी और सब करूंगी जो वहाँ के गरीब लोग करते हैं। और अब मेरे 24 घंटे पूरे हो गए हैं। बकरियों का मालिक आता होगा अपनी बकरियां ले जाने के लिए। इतने में बकरियां चराने वाला आया और अपनी बकरियां लेकर जाने लगा। किरण जैदी कॉल करके अपने ड्राइवर को बुलाती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रफी ये सब खामोशी से देखता रहा और सोचने लगा लोग शर्त जीतने के लिए क्या क्या करते हैं। खैर रास्ता साफ हुआ। रफी फैक्ट्री विजिट के लिए पहुंचा और वापस भी आ गया, मगर पूरे टाइम किरण के बारे में ही सोचता रहा। जिनजात ने भी ये बात नोट की, रफी कुछ खोया हुआ सा है। जिनजात बोला किरण मैडम की फुल डिटेल आपके पास आ जाएगी। और हुआ भी यही। कुछ ही पलों में सारी जानकारी रफी के सामने थी। किरण जैदी एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी जो हैसियत में रफी से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सुनकर रफी अहमद परेशान हो गया। इतना बड़ा आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। जिनजात ने कहा आप इसकी फिक्र न करें, अगर किरण आपकी किस्मत में है आपकी शादी उससे जरूर होगी। सबसे पहले जिनजात ने रफी के लिए शहर में आलीशान बंगला तैयार किया और वो सब मुहैया कराया जो रफी की हैसियत बढ़ा देता। हैसियत तो उसकी पहले भी कम ना थी, मगर अब स्टैंडर्ड भी बढ़ गया था। बाकी मसले जिनजात ने हल कर दिए। इस तरह किरण और रफी का निकाह हो गया। इसके लिए रफी ने जिनजात का बहुत शुक्र अदा किया और साथ ही उसकी आजादी तोहफे में दी, यानी जिनजात की अंगूठी उसे सौंप दी। जिनजात बोला मैं आपकी गुलामी से तो आजाद हो गया हूँ, मगर आपकी दोस्ती और मोहब्बत से कभी आजाद न हो सकूंगा। अभी तो मैं ओहकाफ अपने लोगों में जा रहा हूँ। आपको जब भी मेरी जरूरत हो बस मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा और खुद भी आपसे मिलने आता रहूंगा। इस तरह जिनजात बहुत सी दुआएं देकर रफी से विदा हुआ। जिनजात के जाते ही रफी को बहुत याद आई। यादों की खुशबू जिनजात तक पहुंची और वे रास्ते से ही वापस लौट आया और बोला रफी मेरे यार, मुझको भी अपने बीवी बच्चों से मिलकर आने दो, अपनी नई नवेली दुल्हन पर ध्यान दो।
اس طرح ہنستے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے ودا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی دل کے اندر تک محسوس ہوئی ہو تو MS الفاظ اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہر سنڈے ایک نئی کہانی، محبت، درد و جذبات سے بھری، کیونکہ ہر دل کے پاس اپنی الفاظ کی داستاں ہوتی ہے۔